मिल रहा है। अगला न्यूज़ है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, इंडिया टुडे ने जो है इसको कवर किया है। इंडिया टुडे से इस न्यूज़ को हमने लिया है। न्यूज़ है, हाउ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विल इम्पैक्ट रिलीजन देयर पर्सनल लॉ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के लिए इससे क्या बदलेगा, और कई सारे सवाल हैं जिस सवालों के ऊपर चर्चा चल रही है। कई सारे हिंदूवादी संगठन, काफ़ी सारे आदिवासी संगठन जो हैं इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो चर्चा में आ गया, उसके पहले हम एक ऑडियो सुनते हैं, एक वीडियो सुनते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक क्लिप सुनते हैं और उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आपने स्टेटमेंट सुना, इन्होंने सीधे कहा कि एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग अलग नियम हो सकते हैं क्या? ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है, कहता है कॉमन सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। ये स्टेटमेंट मेरे नहीं, ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टेटमेंट हैं, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिस पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री, अब हमें समझना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बातें क्यों कही। तो दोस्तों, वाकया जो है वो इस मंगलवार का है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित कर रहे थे, और संबोधित करते हुए उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की, और इसके बाद फिर से एक बार चर्चा में आ गया समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। विपक्षी दलों ने इसे मुसलमानों का उकसाने वाला मुद्दा बता दिया। हिंदुवादी समूह और कुछ अन्य धर्मों ने यूसीसी पर चिंता जाहिर की। उन्हें डर है कि समान नागरिक संहिता आने से उनके अधिकार कहीं कम तो नहीं हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और हम ये भी बात करेंगे कि हिंदुओं की क्या चिंताएं हैं और उन पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। और आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही होगी, धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अ, आपका बच्चों को जो गोद लेने के लिए संरक्षण के लिए जो अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, काजी अधिनियम 1880, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939, मुस्लिम महिलाओं से संबंधित जो भी अधिनियम 1986, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, ये सारे के सारे जो हैं वो भारत में चलने वाले पर्सनल लॉ हैं, यानी कि एक देश और कई कानून। प्रश्न यही है कि अगर एक घर में दो बेटे हैं तो क्या दोनों को अलग अलग नियम और कानून से जो है वो रखा जा सकता है?
भारतीय संविधान विधि के समक्ष समता के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर जो है उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो फिर एक ही देश के दो नागरिकों के साथ उनके धर्म के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर, उनके जन्म स्थान के आधार पर ये भेदभाव क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न आज पहली बार प्रश्न नहीं है, संविधान सभा का जब चर्चा चल रहा था संविधान सभा में, ठंड के दिन में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता जो है वो दिल्ली में जो है वो गर्मी बढ़ा चुकी थी। लेकिन वहां से लेकर आज तक यानी कि आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, अभी तक समान नागरिक संहिता पे कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत इसके ऊपर चर्चा की गई है। यानी कि सरकार के लिए ये बार बार कहा जा रहा है कि सरकार जो है एक देश एक कानून का जो है वो पालन कराएगा, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह भी रहा है कि एक देश एक कानून को लेकर चले। हिंदुवादी संगठन लंबे समय में एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून की जो है वो मांग कर रहे हैं। 14 जून को अगर हम बात करें दोस्तों, तो 14 जून को 22वां लॉ कमीशन ने जो है एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर विचार विमर्श की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपने भाषण में इसका जिक्र किया, तो काफी सारी बातें जो है वो फिर से उठ गई। काफी सारे एक्सपर्ट जो है वो सीधे यही मान रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होगा तो वो होगा मुस्लिम कम्युनिटी। लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसके वजह से कहा यह भी जा रहा है कि हिंदू भी जो हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है वो प्रभावित होंगे, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। आइए और भी बातें करते हैं और भी समझते हैं। इसके पहले क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? दैनिक भास्कर के माध्यम से ये न्यूज़ आपके के लिए लाया गया है। आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून क्या होते हैं? तो क्रिमिनल कानून के तहत चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदाय के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। दूसरा होता है सिविल कानून, यानी कि शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग-अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति-रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है, और यही वजह है कि इस तरह के कानून को पर्सनल लॉ कहा जाता है। मुस्लिम में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है, और इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए अलग पर्सनल लॉ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। इनके लिए एक कानून बन जाएगा जिससे दोनों धर्म के लोगों को यही मानना होगा कि एक से ज्यादा शादी जो है वो कानूनन अपराध है। इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर सबसे पहला प्रश्न ये है जिससे हिंदू डरे हुए हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा? दोस्तों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट एक टर्म आपको देखने को मिल रहा है। क्या है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट? इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब देश में शहरीकरण नहीं हुआ था, तब एक ही परिवार कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी, खाना बनाती थी, पूजा स्थल जो है वो साझा करती थी। संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, लोग अपने गाँव को छोड़कर बाहर जाने लगे, तो जो संयुक्त परिवार था, जो संयुक्त सदस्य जहाँ सारी संपत्ति आपस में साझा होती थी, वो धीरे-धीरे टूटने लगा। ऐसे परिवारों के पास ना कोई बिज़नेस होता था, और उस परिवार का कोई सदस्य मिलकर एक यूनिट के रूप में काम करता था, और इसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF का जो है वो संज्ञा दिया गया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छूट मिलती थी। हिंदू लॉ के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन जो हैं वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आते थे। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हुआ तो क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। इसको लेकर जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो संविधान के जानकार हैं, वो सीधे तौर पर यही कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को मोटे तौर पर इसके 2 तरीके से इसको देखा जा सकता है। पहला, परिवार से जुड़ा कानून, और दूसरा संपत्ति से जुड़ा कानून।
हिंदुओं में संपत्ति से जुड़े हुए कानून को मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कानून के रूप में देखा जाता है, जिससे अलग कानूनी इकाई मानते हुए इनकम टैक्स से जो है वो छूट दी जाती है। लेकिन 2005 में कानून में बदलाव करके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में महिलाओं के समान अधिकारों की जो है वो बात की गई और उसके अनुसार अभी डीएमके के जो सांसद हैं बिल्सन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ देने की मांग की। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सिस्टम मुस्लिम और ईसाई धर्मों में नहीं है। हिंदुओं में जो संयुक्त परिवार है यानी कर्ता का सिस्टम है वो हिंदुओं का ही विशिष्ट सिस्टम है। इसके ऊपर हमें बात करना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा स्पेशल मैरिज एक्ट के संबंध में। क्या दूसरों धर्मों में शादी करने वाले जो कानून है जिसे हम स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं उसका क्या हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 देश में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए कानून बना है। यह एक्ट 1954 में लागू हुआ। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति के व्यक्ति से शादी की इजाजत दी गई है। ये एक्ट दो अलग अलग धर्मों जातियों के लोगों को अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने और मान्यता देने के लिए जो है वो बनाया गया। इसमें की गई शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए किसी धार्मिक आयोजन, संस्कार या समारोह करने का या औपचारिकता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कई संगठन जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू महिला के लिए भी विरासत के नियम अलग अलग बना दिए गए हैं। इसको लेकर काफ़ी जो है एक्सपर्ट जो हैं जिनके बारे में कहा जाता है, तो इन्होंने सीधे यही कहा है कि विधि आयोग जो है इस पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद संसद से कानून बनने पर ही इन सभी बातों पर जो है जो भी छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं इस पर बातें होंगी और तस्वीर और साफ होंगी। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो रही शादियों की कानूनी स्थिति में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी शादियों में न्यूनतम आयु और शादी के रजिस्ट्रेशन के साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है। समान नागरिक संहिता का विरोध उन वर्गों में भी ज्यादा हो रहा है जहां कानूनी प्रक्रिया के बजाय पर्सनल लॉ और धार्मिक आधार पर शादी इत्यादि के मामले जो हैं वो निर्धारित हो रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को संविधान की समानता के तहत पुष्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और दिख रहा है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर आदिवासी महिलाएं नजर आ रही हैं। प्रश्न ये है कि क्या आदिवासी समुदाय में एक साथ एक से ज्यादा पत्नी रखने वाली जो प्रथा है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद खत्म हो जाएगी। दोस्तों अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल ट्राइब्स जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एसटीबी कहते हैं, ये उन समूहों की सरकारी लिस्ट है जो आमतौर पर मुख्य धारा के समाज से अलग थलग रहते हैं। इन लोगों का अपना एक अलग समाज होता है, इनके रीति रिवाज अलग होते हैं, ये लोग अपने अलग कायदे कानून बनाकर उससे मानते हैं और ऐसे लोग आमतौर पर जो हैं वो जंगलों या पहाड़ों में रहते हैं। इनकी आदिमता, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन इन्हें अन्य जातीय समूहों से अलग करती है और आम बोलचाल में इन्हें आदिवासी कहते हैं। देश में अगर हम बात करें दोस्तों तो देश में 705 आदिवासी समुदाय हैं जो देश के एसटी के रूप में लिस्टेड हैं। 2011 की जो अंतिम जनगणना हुई थी उसके अनुसार इसकी आबादी देश की कुल आबादी का पौने 10.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कुल आबादी का 8% जो आपको देखने को मिलेगा वो आदिवासी है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये लिस्ट नजर आ रही है यहाँ की 10 राज्य जहाँ सबसे ज्यादा एसटी समुदाय आपको नजर आएंगे, तो आप देख रहे हैं सिक्किम में 33.8%, मेघालय में 86.1%। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो 68.8%, मणिपुर में 40.9%, नागालैंड में 86.5%, त्रिपुरा में 31.8%, मिजोरम में 94.4%, छत्तीसगढ़ में 30.6%, लक्षद्वीप में 94.8% और दादरा और नगर हवेली में अगर हम बात करें तो 52%। ये जो भी आंकड़े हैं दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो है वो लाए गए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि देश में 705 आदिवासी समुदाय के में अगर हम बात करें कुल आबादी के 8% और जनसंख्या के माध्यम से अगर हम बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से लगभग 10.5 करोड़ के आसपास जो है वो आदिवासी। कई आदिवासी समुदाय में एक पुरुष के साथ एक से अधिक महिलाओं की शादी या एक महिला के पास एक से अधिक पुरुष शादी करने के जो है वो नियम कानून है और ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो यह प्रथा जो है वो खत्म हो सकती है।
इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने 2016 में ही अपने रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया था। पूर्वोत्तर के राज्यों में जनजातीय आबादी काफी ज्यादा है। आपकी स्क्रीन पर ये आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनजातीय आबादी जो है वो पूर्वोत्तर के राज्य में कितनी ज्यादा है। और इन्हीं वजहों से पूर्वोत्तर के राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बड़े स्तर पर जो है वो विरोध किया जा रहा है। सभी आदिवासी समुदाय में एक से ज्यादा पति रखने के रिवाज नहीं है। वहां पर शादियों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। सरकार ने जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कराने के साथ शादियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की दिशा में अनेक कदम उठाए। एक से ज्यादा शादी करने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में सामान्यतः प्रतिबंधित कर दिया जाता है। हालांकि हाल फिलहाल में जो नए दौर में जो लिव इन शादियां हो रही हैं, यानी कि शहर हो या फिर आदिवासी समाज, वहां पर एक से ज्यादा पत्नी रखने पर कानून बनने के बावजूद व्यवहारिक प्रतिबंध लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो क्या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद संविधान की अनुसूची 6 में आदिवासियों के लिए विशिष्ट जो भी प्रावधान हैं, वो प्रावधान खत्म हो जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो सभी के सामने है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रक्त संबंधों में शादी के अनुवांशिक खतरे। लेकिन रक्त संबंध में शादी होती कहाँ है? दोस्तों, दक्षिण भारत के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में रक्त संबंध यानी कि रिश्तेदारों के बीच में शादियां होने की परंपरा है, प्रचलन है। तो प्रश्न है कि क्या ऐसा तो नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली जो शादियां हैं दक्षिण भारत में, वो बंद हो जाएंगी? बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में सिर्फ 3.2% लोग ही अपने कजिन्स के साथ शादी करते हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 26% लोग ऐसे हैं जो कि अपने कजिन्स के साथ शादी करते हैं। 2015 और 16 का जो सरकारी आंकड़ा आया था उसके मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपने पिता की साइड का जो फर्स्ट कजिन्स था, यानी कि बुआ की तरफ, और 13.2% महिलाएं अपनी माँ के साइड का जो फर्स्ट कजिन्स यानी कि मामा की तरफ जो है शादी किए थे। 3.5% महिलाएं ने जो है वो अपने अंकल के साथ शादी की थी। ऐसे आंकड़े जो हैं वो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। अब दक्षिण के दूसरे राज्यों में अगर हम देखें तो तमिलनाडु के अलावा दूसरे राज्यों में भी कुछ ऐसा ही देखा जाता है। माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जैसे मुस्लिम अपने कजन से शादी नहीं कर पाएंगे, वैसे दक्षिण भारत में हिंदू परिवार भी जो है अपने कजन से शादी नहीं कर पाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातों पर जो है वो कानून बन सकता है। क्या क्या? शादी की न्यूनतम उम्र क्या हो, शादी के बाद महिलाओं के अधिकार क्या हो, तलाक की कानूनी प्रक्रिया क्या हो, महिलाओं के भरण पोषण का अधिकार क्या हो, बच्चों की गोद लेने का अधिकार क्या हो, ये सारे कानून पे जो है एक बार फिर से बात करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से इस पे समझने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म में होने वाली शादियों के लिए संसद से 1956 में कानून बन चुका है। कानून के अनुसार दो बालिग लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन अब सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात हो रही है, यानी कि समलैंगिक विवाह के बारे में बात हो रही है ना? सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता कानून से ज्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं। समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक विशिष्टता बरकरार रखने का संतुलन यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में रखना होगा। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और किस लिए इसका विरोध हो रहा है इस पर भी बात कर रहे थे। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी कोई हो आपका मेंटर जो घर बैठे-बैठे आपको ये बताए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है? तो दोस्तों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी अपने यूपी वाले चैनल पर भी ला चुका है। अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यानी घर बैठे-बैठे अपना मेंटर चुनिए। इंडिया के टॉप एजुकेटर की गाइडेंस में अपनी तैयारी कीजिए, डाउट सॉल्व कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। तो अनअकैडमी का ये जो लाभ है इसका लीजिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, जिसमें आप मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अन अकेडमी पर जाइए, अनूप 10 कोड ANUP10 कोड का प्रयोग कीजिए और अपनी तैयारी को जानदार, शानदार, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाइए। काफी सारे एडवांटेज हैं। एनी टाइम एनीवेयर रिकॉर्डेड लाइव सेशन, मल्टीपल क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज, अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से क्लासेस करने की, मल्टीपल लाइव डाउटिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल्स, अनलिमिटेड क्विजेस, बहुत कुछ है। फिर देर मत कीजिए, मोबाइल उठाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने सपनों को अनूप सर के साथ पूरा कीजिए।
तो चलिए फिर विदा लेते हैं आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हँसते-खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।